लास्ट क्लास बताया था कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेंट से जनरली पहले बनता है इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से बनता है ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरह कंप्लीट होती है बच्चों। ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरह कंप्लीट होती है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बना वो इंटरमीडिएट है, और फिर वो जिसके बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं वो न्यू बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट। तो जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, मींस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से कम होती है। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट क्या है वो अभी हम सीखेंगे। सो these intermediates या study of intermediates decide the rate of organic reaction, decide the amount of product in organic reaction। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3-4 रिएक्शन कंपेयर करना हो किसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बना है तो इंटरमीडिएट की स्टडी डिसाइड करती है, स्टडी है स्टेबिलिटी। और 3-4 रिएक्शन दे रखी पूछे कि कौन सी फास्ट हो रही है तो वो भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। इसको हम जब फास्ट या स्लो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, रेट का मतलब स्पीड। तो अब सोचो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट हो या रिएक्शन कितनी फास्ट है वो सब किस पे डिपेंड है, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट में। इसलिए जीओसी में स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट क्या आता है पूरा, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसी पे है, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स में। तो अभी इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, दीज इंटरमीडिएट्स कैन बी कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन एक्सेट्रा। ये इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में बच्चों 3 लेसन दिए गए हैं और सभी एग्जाम में भी इन्हीं 3 पर क्वेश्चन आता है। इनमें बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब कि हो सकता है 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन दिया जाए, है ना। तो मेन है कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट से। अब ये क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन। तो इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। जब बॉन्ड टूटता है तो क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर प्रोडक्ट बनते वक्त बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। और बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप में मैंने बताया था। एक होता है होमोलिटिक, लिटिक का मतलब है टूटना, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, ये 2 टाइप का फ्यूजन होता है। होमोलिटिक मींस सेम। देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर करते थे डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो जब बॉन्ड टूटता है मतलब क्या होता है, जो उनके बीच में पार्टनरशिप थी एटम के बीच में वो टूट गई है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब और उसमें आपस में बंटवारा होगा कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन हम लेके जाएंगे या जो पावरफुल होगा वो ज़्यादा लेके चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से होमोलिटिक क्या होता है, जब बॉन्ड इस तरह टूटे कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। So again, what is homolytic fusion? If bond breaks in a such manner that shared electron equally distributed between the atoms, then it is called homolytic fusion. Okay? तो मोटी-मोटी बात क्या याद रखनी है कि होमोलिटिक फ्यूजन में जब बॉन्ड टूटता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई दिक्कत है किसी को इस पॉइंट पे? नहीं ना। जैसे अगर Cl2 है, डेफिनेशन सब तो मैंने लिखवा दी थी तो आगे पढ़ना पड़ेगा लेकिन सिलेबस रह जाता है। तो Cl2 है, सो Cl2 में एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर इसको लाइट दे दी जाए या फिर हाई टेम्परेचर दे दिया जाए कि ये बॉन्ड टूट जाता है, Cl2 की पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक हो जाती है और उससे क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस तरफ ये एरो दिखाती है। जब आधा बढ़ गया है इसलिए हाफ कर्ली एरो
मैंने क्या बोला था, इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसी फ्री रेडिकल को बोलते हैं इंटरमीडिएट, एंड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। कोई दिक्कत नहीं। अभी जो फ्री रेडिकल बनते हैं ये हाई टेम्परेचर या फिर हाई लाइट टेम्परेचर बनते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें तो ये वापस से कंबाइन कर जाएंगे, फिर नया बॉन्ड बना देंगे। ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट लिव। और जो बहुत कम टाइम के लिए बनता है वो अनस्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ, दे आर अनस्टेबल एंड दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन, दे आर शॉर्ट लिव एंड और क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको ये डिफाइन करना है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, तो substances which have unpaired electron over it or not free radical and they are very reactive species। ठीक है, सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उन्हें फ्री रेडिकल बोलते हैं एंड दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। कोई दिक्कत नहीं, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। और देखो इस तरीके से अगर मैं CH3 इस बॉन्ड को ब्रेक करूं बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन से पास चला गया, सेम कंडीशन में, and you will get CH3 radical and CH3 radical। इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। इस तरह फ्री रेडिकल बहुत सारे हो सकते हैं, इसी के ऊपर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा दो और जो नाम अभी तक आप बोलते आए हैं उसको बोल दीजिए। जैसे CH3 CH2, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड CH3 CN CH3, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल या सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल। एक बच्चों पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन जुड़ा होता है तो कौन सा बोलते हैं, बेंजाइल। इस पूरे कंपाउंड का नाम बेंजाइल है और इस कार्बन का नाम क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। नेम बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो दैट इज द बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर अगर मैं रेडिकल लगा दूं इसे बोलेंगे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत नहीं, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। और एक बात मैंने और कहा था कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसे बोलते हैं लोग अलाइनिक कार्बन। ये कॉमन नेम है पहले की, अलाइनिक कार्बन। ठीक है, और इस पे अगर आप फ्री रेडिकल लगा देते हैं तो एलाइल फ्री रेडिकल। इस तरह डबल बॉन्ड कार्बन को बोलते हैं विनाइल कार्बन, विनाइल कार्बन। जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो ये चीजें मिलेगी, इसलिए बताना भी जरूरी है, अदर इनका यूज प्रश्न में आता है। ठीक है, ये सारे फ्री रेडिकल हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे हेटेरोडेटिक फिजन। हेटेरोडेटिक फिजन देखो, हेटेरो मींस डिफरेंट तरीके से बॉन्ड टूटा है। जैसे कहें कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ फिजन शेयर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स। कब, जब ये बॉन्ड टूटता है, हेटेरोडेटिक क्या होता है, जब इस हेटेरोडेटिक फिजन में जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जैसे CH3Cl है, CH3Cl है, CH3Cl यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको हम हीट करें, लेकिन देखो ध्यान से हीट तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सॉल्वेंट डिफरेंस में होता है। किसके वजह से, सॉल्वेंट डिफरेंस में। और सॉल्वेंट नाम क्या है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। ठीक है, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, अभी मैं सिर्फ H2O की बात कर रहा हूँ। पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O डिफरेंस में फिजन होता है तो क्या होता है, और जो हमारा दूसरा पहला फिजन था होमोलिटिक फिजन, वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में या इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो अभी मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं उसको डिस्कस करता हूँ। चलो पहले इसको देखो। अब बताओ कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा
चार्ज है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, एक उसका खुद का है और एक किसी और से आया है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एक लॉस होता है, यहाँ पे क्या लगा था पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोकेटायन। इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। So कार्बोकेटायंस आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फ्यूजन। कार्बोकेटायन जो होते हैं वो हेटेरोलिटिक फ्यूजन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर किसी में मैं ऐसे कर दूं CH3 CH और Na, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, सोडियम और ये मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर बॉन्ड होता है, और मेटल कार्बन बॉन्ड को एक नाम से बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। नेम बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनो मेटेलिक। ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मींस कार्बन, और कार्बन किससे जुड़ा हो, किसी मेटल से, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है कि कार्बन और मेटल में हमेशा कार्बन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो शेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो CH H H, और यहाँ पे जाएगा जो नेगेटिव, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी तरफ दोनों आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाफ कर्ली एरो दिखाए थे, अब मैं फुल एरो दिखा रहा हूँ। फुल का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही के पास आ गए, और ये एरो का हेड उसी तरफ होता है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन को एक का फायदा हो गया, इसलिए कार्बन को नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव, इसे क्या बोलेंगे, कार्बेनाइन, है ना। और वैसे भी जब भी कभी किसी भी कंपाउंड बच्चों कार्बन मेटल से लिंक्ड हो तो हमेशा उसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो कार्बन कार्बेनाइन की तरह ट्रीट होता है। जैसे ये कंपाउंड है CH3MgBr, CH3MgBr, बताइए मेटल किससे अटैच है यहाँ पर, मैग्नीशियम से। मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज देखा आपने, नहीं ना, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। CH3 पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, ऐसे कार्बेनाइन, अंडरस्टूड। और जब भी किसी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज हो उसको एक नाम से बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये सब आगे बढ़ाते रहेंगे, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट करना है। अब देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसका एक अच्छा नाम है, एक साइंटिस्ट इसको प्रिपेयर किया था, बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा, उनको बहुत बड़े प्राइज मिले थे इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस बहुत ही इजी हो गई थी, किसी कंपाउंड से कुछ भी बनाना बहुत आसान हो गया था। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, सुना है इसका नाम, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोल रहे हैं इसको, हाँ। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, और ऐसे बच्चों केवल इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जब भी कभी कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ा हो तो वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, समझे ना। यानी कि उसका कंसेप्ट ग्रिग्नार्ड जी ने ही दिया था, और इसको बनाने के बाद ऑर्गेनिक की सिंथेसिस बहुत ही आसान हो गई थी, मतलब करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गए जब इसे, क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी का नेचर बिल्कुल ओपन पता चल जाए। अब देखो रिएक्शन क्यों डिफिकल्टी आती है चीज़ों में, क्योंकि हमको जब कोई इतने छोटे साइज के पार्टिकल में कुछ आइडिया नहीं मिलता है कि वो कैसा है। अब यहाँ पे ये था कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज समझ करके उन्होंने हर रिएक्शन करा दिया, किंतु किसी पॉजिटिव चार्ज इस स्पीशीज को ले आया, उससे इसको जोड़ दिया आराम से, और ये जाकर के पॉजिटिव चार्ज में ऐड होता है इस बिल्कुल नेगेटिव चार्ज से। तो जब भी कभी मेटल से जुड़ा होता है कार्बन तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या मैंने बोला कि जब मेटल से जुड़ा होता है कार्बन तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और मेटल में अगर मैग्नीशियम हो तो उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक उसी के अंदर आता है ना। अब देखो जैसे ये मैंने लिख दिया CH3 का होल ट्वाइस Zn, बताओ जिंक क्या मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल, तो कार्बन में क्या आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट ये क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, नहीं। इस तरह CH3 का इसका क्या
क्या में डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल टिन, इस तरह बहुत सारे नाम हो सकते हैं। टेट्राइथाइलेट का नाम सुना ना, टेट्राइथाइलेट इसीलिए ये सुना होगा सर आपने 10th में C2H4 Pg। TEN नहीं सुना आप लोगों ने, कितना फेमस था ये एंटी से तैयारी करते वक्त। टेट्राइथाइलेट रेडिकल बनाने के लिए भी काम आता है और ये एंटी नॉकिंग एजेंट भी होता है। एंटी नॉकिंग मतलब पेट्रोल में मिक्स करके उसमें जो साउंड नहीं होता है उसको कम करने के लिए एंटी नॉकिंग, ठीक है ना। TEN चलो कोई बात नहीं, ये भी आप इसमें आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। चलो मैंने बताया, अच्छा एक वर्ड अभी आया न्यूक्लियोफाइल। तो अभी मैंने क्या बताया, जिसके पास वो नेगेटिव चार्ज और जिसके पास लोन पे वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो नाम देखो पहले क्या है, न्यूक्लियोफाइल। फाइल मींस क्या होता है, अट्रैक्ट होना उसकी तरफ। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस के जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहा हो, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस की तरफ जाने वाले को खुद कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो न्यूक्लियस सीकिंग और न्यूक्लियर चार्ज स्पीसीज और वी कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन की तरफ जाने वाला नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए सेंटर एटम पे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सिंपल डेफिनेशन, इसको पढ़ाने के लिए अलग से होती है। न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज देखो, सेंटर एटम की बात कर रहा हूं मैं। सेंटर एटम कैसे देखते हैं, बेस पर थ्योरी बताया गया था हम लोगों को, है ना। तो सेंटर एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, सेंटर एटम पे लोड पे, वो सारे न्यूक्लियोफाइल बिना किसी एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा जैसे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, या तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना। अब जब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन की तरफ, नहीं समझे। जो इलेक्ट्रॉन को सीक करते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस सीकिंग और न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को सीक करने वाले पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। नहीं, जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागता है। अब तुमको सोचो सर फिर लुईस एसिड क्या आता है, तो वो फिर डिफरेंशियल हो जाती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है वो लुईस एसिड भी होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस की तरफ जाने वाला न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत नहीं। इस सिंपल डिफरेंशियल में कभी नहीं होना चाहिए। और सब आगे बहुत बार आएगा, इसलिए कि मैं आज ही खत्म हो जाएगा। हर जगह पे ये सब चीज़ आएगी, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो बार बार बताता रहूँगा, लेकिन अगर एक बार में समझ जाओ तो अच्छी बात है। mg की जगह CH3 CaBr। अब देखो कोई कंपाउंड कैसे प्रिपेयर हुआ है उस पर डिपेंड करता है। उन्होंने Ca वाला बना है कि नहीं बना है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ यहाँ पे कॉपर वाला जरूर बन चुका है, CH3 का 4 ट्वाइस CuLi ये बन चुका है, जिसका नाम है गिलमैन रीजन। तो कॉपर बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड गिलमैन रीजन, मैग्नीशियम बेस्ड कॉल्ड रिग्नार्ड रीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम से होंगे। कॉपर बेस्ड, कैल्शियम बेस्ड मैंने नहीं सुना है, क्योंकि वो कैसे बनता है मुझे बताएं। नहीं वो सब कुछ ठीक है, Ca होगा तभी कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो कंपाउंड बनेगा कैसे वो डिपेंड करता है लैब में। मतलब जो हम देख रहे हैं उसको बनाना बहुत अलग बात है। ये नहीं बना होगा कंपाउंड, या बना होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने आज तक मैग्नीशियम बेस्ड, कॉपर बेस्ड, टिन बेस्ड, लेड बेस्ड इस तरह देखे हैं, कैल्शियम बेस्ड कभी नहीं देखे हैं। कभी जानने की कोशिश नहीं की है, आज से करूँगा। जो मुझे नहीं पता है कुछ फॉरवर्ड है कि हमारे नहीं देखा चीज़, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ पता रहता है। इतना क्लियर है। तो अभी तक क्या सीखे आपने कि कार्बोकेटायन एंड कार्बेनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय विच फिजन, हेटेरोडिफिजन, या ऐसे कह सकते हैं हेटेरोडिफिजन से कार्बोकेटायन कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनते हैं। तो 3 इंटरमीडिएट के बारे में भी हम बात थोड़ा कर चुके हैं कुछ जैसे कि पीरियडिकल और कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन बनते कैसे हैं। अब इनको डेफिनेशन भी क्लियर है। कार्बोकेटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर कार्बन एटम, और कार्बोनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर कार्बन एटम। इतनी बात सबको क्लियर है एकदम। चलो अब ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं 2 रिएक्शन से कार्बोनाइन बनेंगे या कार्बोनाइन बनेंगे, और भी देखो इसमें कैसे कैसे बनते हैं कार्बोकेटायन। और इस सॉल्वेंट का क्या
यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो कार्बोकेट कार्बन करना मुश्किल है, नहीं बन पाएंगे। जब यहाँ पर दोनों पेयर है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया मैंने, ये तो टूट जाएगा सॉल्वेंट फेज में, और ये क्या हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। और अगर ये कोई इफेक्ट नहीं हटा दे, मतलब अगर इनको मौका मिल जाए तो ये वापस मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड। एक चीज और समझ सकते हो, अगर रिवर्स में जाऊँ तो ये बन जाएगा ना। इसका मतलब एक चीज और समझ रहे हो आप, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं एक साथ तो उनके अंदर एक बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है, अगर वो कोई बॉन्ड से टूट के आए हैं तो ये मिलकर एक बॉन्ड तो बना सकते हैं वापस से। जितनी हमने एनर्जी दी थी उसको वापस ले लेते हैं, इसको कूल कर देते हैं तो वापस से बन जाएगा नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या रोल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है अभी बताता हूँ मैं इसकी वजह से। जैसे मान लो अगर ये एक्वस ना हो, ठीक है ना, या हमने एक हर रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट चूज करना होता है, इसे वाटर को तो बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन के लिए वाटर ही रिएक्शन कराता है, ठीक है ना। कोई और सॉल्वेंट हमने चूज कर लिया या नहीं लिया सॉल्वेंट और यही हम बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, मान लो वो है 1000 किलो जूल। कितनी एनर्जी देनी पड़ी इसे मान लिया हमने रफली, ठीक है ना, कि CCl बॉन्ड को तोड़ने में विदाउट सॉल्वेंट या विदाउट यूजिंग प्रॉपर सॉल्वेंट हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ओके, नाउ सॉल्वेंट लेने से क्या होता है, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ सकती है। इस सॉल्वेंट लेने से एनर्जी कितनी कहाँ तक कम हो सकती है, इट मे बी अप टू 10 किलो जूल, अप टू 10 किलो जूल तक ये कम हो जा सकती है। अब समझ सकते हो कि सॉल्वेंट में क्या रोल है रिएक्शन। इतनी एनर्जी अगर देना पड़ रहा है इस रिएक्शन करने के लिए, तो फिर जिस इंस्ट्रूमेंट में ये रिएक्शन करा रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट का मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर से चेक करना पड़ेगा। कंटेनर जो बना रहे हैं, जिसमें वेसल जो तैयार कर रहे हैं, उसकी बहुत कॉस्ट आएगी भाई। जब कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है तो उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। अब देखो लिक्विड हीलियम को हैंडल करने के लिए कई करोड़ डॉलर खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड हीलियम को लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है, हाइड्रोजन लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो तो परमानेंट गैसेज हैं। तो अगर उसको बनाओगे तो फिर बहुत नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए। कितना नेगेटिव चाहिए? -200 के आसपास चाहिए मान लो, तो -200 डिग्री टेम्परेचर से रिटर्न हो जाएगा। अभी आपने सुना है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको इंडिया में रखना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? -70 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जो दूसरे टेम्परेचर भी हैंडल किया जाए। हमारी जो बन रही है उसके लिए अभी जो सीरम वैक्सीन बनाए उसको तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे है या बहुत लो टेम्परेचर पे है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी बहुत कॉस्ट होती है। अब सॉल्वेंट क्या करता है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना उसको कई टाइम्स कम कर देता है। क्वेश्चन इज कैसे कम कर देता है? तो देखो ध्यान से, जो ये कार्बोकेटायन बना है, नेगेटिव चार्ज बना है। अच्छा तुम्हें एक बात और पता है, Na और CH3 के लिए कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन पानी में डालते ही क्यों टूट जाता है ऐसे? Na+, इसको तोड़ना इतना मुश्किल है, वो वाटर में अपने आप टूट रहा है। वाटर ने इसका क्या कर दिया? वाटर को क्या बोलते हैं भाई, इसका डायरेक्टिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये अपोजिट चार्ज के लिए फोर्स को ब्रेक कर देता है। लेकिन और भी तरीके से कि ऐसा क्या हो कि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स यूं ही जाके टूट गया, क्योंकि हाँ देखो सो ध्यान से, अगर जो बना है स्पीसीज उसको कोई स्टेबलाइज कर दे, अगर ये जो बने हैं इनको कोई स्टेबलाइज कर दे तो इनका बनना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? मेरे जवाब दो इसका। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर जो भी कोई एम है आपका उसको पूरा करने के लिए कोई आपको ये अच्छी तरह समझा दे कि भाई अगर ये कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपको ये फायदे हैं, और पूरी तरह कंफर्म कर दे कि नहीं यहाँ से आप यहाँ फॉर्म में चले जाओगे, यहाँ पे इतना कर लोगे, या आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, आप सब जगह घूमोगे, तो आपके अंदर फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी उस काम को करने के लिए। वैसे यहाँ पे है कि जब Na+CMH बनते हैं तो ये बनने के बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, और इसको कई बार सुना आप लोगों ने, कौन सा फोर्स है ये? आयन डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन एनर्जी बोलते थे इसको। तो यहाँ पे वाटर किस पोल के साथ आएगा? इसके चारों तरफ नेगेटिव पोल। वाटर एक डाइपोल है कि डाइपोल है? इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव।
और बताओ, जब अपोजिट चार्ज ऐसे अट्रैक्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है? रिलीज। यही एनर्जी रिलीज को ब्रेक करने के काम किया जाती है। तो अब बताओ, जब ये बने तो इनको स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर ये बनना चाहेंगे? यस भाई। देखो, अगर इसको ये लग रहा है कि हम ये बनने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या फिर वो काम करना चाहेगा या नहीं? जब हमको आगे दिखाई दे कि खाई है, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्यों ऐसा काम करो? उस काम को लाने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो उसको पता है कि इसके बाद हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो क्या हुआ? देखो तो ध्यान से, इसको जो है ये कंपाउंड, इसकी और इसकी स्टेबिलिटी में अगर डिफरेंस कम हो जाए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में डिफरेंस कम हो जाए, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो वही, देखो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि हम जो रिएक्टेंट बनाएंगे, तो हम चाहेंगे कि रिएक्टेंट के बाद जो बन रहा है, जो भी बन रहा है रिएक्टेंट के बाद, उसकी बनने वाले और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी गैप को कैसे कम से कम किया जाए, सो दैट कि रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाए। अंडरस्टूड? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब Na+ बन रहा है, अगर Na+ को इस वाटर की स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्टेबिलिटी और इनिशियल स्टेबिलिटी में फर्क कम रह जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट बनना आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही कार्बोकैटायन आया, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों? इकट्ठा हो गए। कौन से पोल के साथ? नेगेटिव पोल के साथ। इसे बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, हाइड्रेशन, ये जो भी नाम दो। सॉल्वोलिसिस बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट ये काम कर रहा है, तो सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेंट के नाम से सॉल्वोलिसिस और वाटर के नाम से हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन become easy in presence of polar solvent because they stabilize the कार्बोकैटायन and कार्बोकैटायन by सॉल्वोलिसिस। जब भी ये वर्ड है सॉल्वोलिसिस, तो मतलब सॉल्वेंट का आयन से अट्रैक्शन। जब भी वर्ड है क्या मतलब? सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट का आयन से अट्रैक्शन। अब बताओ मुझे, अगर प्रॉपर सॉल्वेंट हो गए तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतने स्टेबलाइज होगा और उतना उससे इजीली फॉर्मेशन होगा। ये इंटरमीडिएट है। क्यों? अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे तो कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और इंटरमीडिएट रिएक्टेंट हमेशा कम स्टेबल होगा। ये बातें बहुत ध्यान रखना, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट हमेशा कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, आपने इसका ऑक्टेट तोड़ दिया। देखो बताओ जरा, इस कार्बोकैटायन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल बताना। कार्बन के आउटर में कितने होते हैं? 4। एक पॉजिटिव कितने बचे? 3। एक यहाँ से किया, कितने हो गए? 4। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। एक नोट पर कमी है। और यहाँ पे कार्बन क्या था? 4 थे, 5, 6, 7, 8। ऑक्टेट कंप्लीट था। तो आप बेसिकली स्टेबल से कहाँ ले जा रहे हो? अनस्टेबल। अब आप खुद ही सोच लो, स्टेबल से अनस्टेबल ले जा रहे हो, ये प्रोसेस स्लो होगा या बहुत फास्ट हो जाएगा? स्लो। दिस इज स्लो प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं, ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसको अगर आप फास्ट करना चाहते हो और चाहते हो ज्यादा करो, तो क्या करो? इसकी और इसकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस को कम करो। कैसे डिफरेंस कम होता है? कैसे उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करो, कैसे उसको जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की उसकी पूरी करो, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या है फिर आपका इंटरमीडिएट, मैंने ये तो कहा। अब ये जो इंटरमीडिएट है, ये इसके बाद प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, वो क्या प्रोडक्ट हुआ हम आगे बाद में सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हो तो इसकी स्टेबिलिटी में कम करो, और स्टेबिलिटी को, इसकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस को कम करने के लिए हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। वो क्या करते हैं? इस कार्बोकैटायन के चारों तरफ बार करके, अब अच्छा तो पॉजिटिव पोल की तरफ नेगेटिव पोल आ रहा है, तो पॉजिटिव जो उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस फील हो रहा था, कुछ नहीं हो उसको कि आपके चारों तरफ बहुत पैसे कमी है, लेकिन चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठा होकर जो बहुत रिच हैं, तो अपने आप को से लगता है कि भाई जरूरत पड़ेगी तो शायद मिल जाए, है ना? वैसे यहाँ पर भी है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जब नेगेटिव पोल इकट्ठा हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जो यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा था वो लॉस थोड़ा सा कम फील हो रहा है। आई बात समझ में? बोलो। तो सॉल्वेंट क्या करते हैं? सॉल्वेंट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट्स बाय सॉल्वेशन इफेक्ट। अंडरस्टूड? प्रॉपर सॉल्वेंट लेना बहुत जरूरी है। अब बताओ, अगर यहाँ पर मैं बेंजीन ले लेता, बेंजीन भी लिक्विड है, बेंजीन भी सॉल्वेंट है, बेंजीन तो नॉन पोलर होता है, वो तो डाइपोल होता नहीं, कैसे इसको स्टेबलाइज करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या बेंजीन सॉल्वेंट इसके लिए गुड है? नहीं। अंडरस्टूड? बोलो, समझ आ गया? तो इसलिए सॉल्वेंट यहाँ पर, अच्छा पोलर प्रोटीक और पोलर अप्रोटीक का सॉल्वेंट का क्या मतलब है? अगर अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो कि
अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो पोलर प्रोटीन है। जैसे वाटर में H जुड़ा है, उससे नाइट्रोजन से H जुड़ा हो, क्लोरीन से H जुड़ा हो, इस तरीके से जितने भी सॉल्वेंट होते हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे बेस्ट होता है। प्रोटिक का मतलब H+ है, पोलर का मतलब पोलर प्लस डायमंड ना, कोई दिक्कत नहीं। और पोलर अप्रोटिक क्या होता है? जो सॉल्वेंट पोलर हो मगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से न जुड़ा हो। देखो जैसे CH3। अब देखो ये जब आप 12th में जाओगे तो पहले ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में ये सब पढ़ाया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या, लेकिन 11th 12th के ऑर्गेनिक में कोई मतलब बिल्कुल कनेक्टिविटी है, आप एक को छोड़ के दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बताओ ये इसका नाम है एसीटोन, 10th में सुना है एसीटोन है, कीटोन है। ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? बताओ कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। इसका डाइपोल वेक्टर किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसे पोलर पोलर है। मगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू FON, नहीं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, इसे बोलेंगे पोलर है मगर अप्रोटिक है, मतलब H+ देने की टेंडेंसी नहीं है। या पोलर है, H पे पॉजिटिव चार्ज कम है। देखो प्रोटॉन का मतलब होता है H+ होता है, इसलिए मैं जहाँ पे H पे काफ़ी H+ आ जाए तो वो प्रोटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये पोलर अप्रोटिक है। जैसे ये है, देखो ईथर है, इसमें देखो ये पोलर है मगर अप्रोटिक है। क्या बोल रहा हूँ? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और वाटर कैसा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को, और पोलर प्रोटिक्स फेवर करते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनाइल फॉर्मेशन। ये हेटेरोडिफ्यूजन में होते हैं। चलो मैं आगे और बढ़ते हैं। ये कार्बोनेट कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन। चलो और दो पहचानते हैं जल्दी से, और टाइम वेस्ट करते हैं। सभी जगह एक हाइड्रोजन है, बात नहीं। सभी प्लेस पे एक हाइड्रोजन है ना। एक गैस को हटा के मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, अब इसका नाम क्या होगा? फिनाइल कार्बोकेटायन। फिर फिनाइल है ना, तो बेंजीन, बेंजीन पे जब एक H हटता है तो वो साइड में जाता है, तो उसको फिनाइल बोलते हो? बोलो। बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 6H5 बचेगा, उसको फिनाइल बोलते हैं। और उस पर पॉजिटिव लगा दिया तो फिनाइल कार्बोकेटायन।
ये हो गया कार्बोकेटाइन के बारे में, कार्बोनेट के बारे में। अब कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। बॉयज बाय दी कार्बोकेटाइन। तो अभी बच्चों कार्बोकेटाइन की आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? दे आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफिशन, और कार्बोकेटाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कार्बन प्लस 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 3 एल्काइल लगा सकता हूँ ऐसे, R1 R2 R2। बताइए कार्बोकेटाइन में जो कार्बन में क्या हाइब्रिडेशन होता है? कार्बोकेटाइन में कार्बन पे क्या हाइब्रिडेशन होगा? देखिए आप बताइए, कार्बोकेटाइन पे कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? कैसे? इस पे sp2 है। कार्बन काउंटर में कितने होते हैं? 4। एक पॉजिटिव मींस 3, और 3 में क्या बना लिया? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है? sp2। तो कार्बोकेटाइन में कार्बन पे sp2 है, और sp2 का मतलब कैसा होगा? ट्राइगोनल पेनल। दिस इज ट्राइगोनल पेनल मॉलिक्यूल बॉन्डिंग एट प्रॉक्सिमिटी 120 डिग्री। ठीक है? तो कार्बोकेटाइन के बारे में क्या है? अच्छा, कार्बोकेटाइन में कार्बन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। याद नहीं रखना, काउंट दे सकते हो, कैसे भी काउंट कर लो। 4 में गया 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दूसरा पॉइंट इसमें है कि 6 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस एसिड कह सकते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो सुनो, कार्बोकेटाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? दे आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोडिफिशन। कार्बोकेटाइन्स इन जनरल sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइगोनल पेनल। इन जनरल बोलने में कार्बोकेटाइन डिपेंड करता है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हाइब्रिडेशन चेंज होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइगोनल पेनल act as a Lewis acid and they are electron seeking species is electrophile। कोई दिक्कत नहीं? ये कार्बोकेटाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है। और कैसे कैसे बन सकते हैं और क्या क्या रिएक्शन है वो भी और समझाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2Cl, हमने इस पे एक्वस दे दिया है, इसको हीट किया है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट मिथाइल कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज एंड Cl-। इस तरीके से ये कंपाउंड है CH2Cl, इसको एक्वस में मैंने हीट किया है, तो क्या होगा जो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? फ्लोरीन की तरफ। इधर टूट गया, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे आ गया Cl-। इसका नाम क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर कभी अल्कोहल आ जाए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्कोहल आ जाए, ये बिल्कुल न्यू चीजें हैं बच्चों, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अभी नोट नहीं करना इसको। ये अल्कोहल है, अल्कोहल से कभी बन सकता है कार्बोकेटाइन, ट्राई करते हैं। देखो, अगर मैं अल्कोहल में एसिड डाल दूँ, मान लो हमने डाल दिया कॉन्सनट्रेट H2SO4, है ना बच्चों? कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दिया हमने अल्कोहल में। H2SO4 क्या है? एसिड है, बेस है? एसिड है। एसिड क्या देते हैं? H+ आयन। तो इट गिव्स H+ आयन, इट गिव्स H+ आयन। ठीक है? तो क्या होगा? देखो, इसने क्या किया बच्चों? इस अल्कोहल को H+ आयन दे दिया, क्योंकि इसका नेचर है H+ आयन देना, डोनेट करना। H+ डोनर होता है एसिड। तो जब H+ इसके पास आया तो H+ की नजर इस मॉलिक्यूल पे कहाँ पे होगी? ऑक्सीजन पे, क्योंकि जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग, और इलेक्ट्रॉन सीकिंग का सहारा है न्यूक्लियोफाइल। कोई तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन करो, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिव स्पीशीज। ऐसे नहीं कह सकते नहीं। देखो, ये H+ इसकी तरफ देखेगा और यहाँ पर किसी के पास लोन पेयर नहीं है। ओके, तो जब इसकी तरफ देखेगा, देखो इससे क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो कौन सा बॉन्ड बनता था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंडरस्टूड? जब मैं ऐसे लगाऊंगा, देखो अब इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, ऑक्सीजन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाते हैं एरो उसकी तरफ होना चाहिए ना। देखो, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है ऐसे, इसको हाइड्रोजन को, तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन तक एरो लगा दिया। अगर कोई धोखे से ऐसे लगा देता है ऐसे, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन के पास जा रहे हैं, जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जाएंगे, है ना? तो इस तरह एरो लगता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसको, देखो तो जिसकी तरफ आए इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज क्या हो गया?
इलेक्ट्रॉन उस पर क्या आ गया चार्ज। तो क्या बने देखो CH3 CH2O प्लस H और H, नहीं समझे? अच्छा ऐसे देख लो, याद तो बच्चों जब हम इसे क्वाड्रीमॉन बनाते थे तो क्वाड्रीमॉन को एक सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट करते थे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, इस पे आ गया पॉजिटिव। कैसे भी समझ लो आप। जब ऐसा हो गया इसके बाद क्या हुआ, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये थोड़ी देर तो पहले तो उसने सोचा कि हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अपना नाम कमाने के लिए दे दिया, बाद में सोचा हम इलेक्ट्रोनेगेटिव और हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन लेता है तो लोग क्या बोलेंगे सोसाइटी में कि बताओ कैसा डोनर है, लेता है जो भी है, मतलब बोलेंगे ना। तो क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ किसको बियर करना पड़ता है, कार्बन को सारे दुख सुख लेने हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा और बिना इसमें किसी टेंशन के ये तुरंत अपने पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो मैंने कहा एरो की तरफ क्या आता है नेगेटिव और टेन की तरफ क्या आता है पॉजिटिव। समझो हो गया हेटेरोडिफिकेशन, हेटेरोडिफिकेशन हो गया तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ चले गए O की तरफ। तो क्या बन गया H2, क्यों, इस पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया, इस पे क्या आया पॉजिटिव। ये क्या बन गया बताइए, क्या बन गए कार्बोकेटाइन। और इस स्टेप का नाम होता है डिहाइड्रेशन। बताओ क्यों बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर नहीं होता है, तो वाटर निकल